या उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। उन प्रश्नों को हम पहले से तैयार कर लें ताकि जब हम परीक्षा हाल में जाएं तो आसानी से अपने जो है प्रश्न पत्र को हल कर पाएं। पहला प्रश्न है, आप देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है भैया? रतन टाटा, प्रेम जी, बिल गेट्स या मुकेश अंबानी। तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन की अगर बात करें तो देखें, चेयरमैन और एक फाउंडर, तो फाउंडर इसके कौन थे? बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन थे, मतलब कौन है? बिल गेट्स। लेकिन अगर बात की है चेयरमैन की, इनके तो सत्या नडेला इस समय है। ठीक है, और इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट की हुई थी 4 अप्रैल 1975 को, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछा जाए तो यहाँ मतलब इस प्रश्न का जो उद्देश्य पूछा जाने वाला ये है बिल गेट्स को लेकर के। अगर यहीं पर आपका ऑप्शन में दिया होता जो है सत्या नडेला, तो इस समय लगाते सत्या नडेला। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा इसका इस प्रश्न के हिसाब से? चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं तो बिल गेट्स लगेगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल गेट्स ने कब माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया था? मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब जानते हैं क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO जिसको बोलते हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसी को बोलते हैं। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद कब छोड़ दिया था? तो इन्होंने छोड़ा था जनवरी 2000 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्रश्न है, बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर के एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभारंभ करने का फैसला लिया था? ऑप्शन ए है जिम कैरी के साथ मिलकर के, बी है वाल एलन के साथ, या रोजमेरी के साथ, या मार्क डिसिल्वा के साथ, बताएं। तो बिल गेट्स ने खास करके वाल एलन के साथ मिलकर के एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभारंभ करने का फैसला किया था। वाल एलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट मिट्स से कब स्वतंत्र हुआ? मिट्स से कब स्वतंत्र हुआ या MITS से कब स्वतंत्र हुआ माइक्रोसॉफ्ट? तो ये स्वतंत्र होता है 1976 में, चूंकि 1975 में ही 4 अप्रैल को इसकी स्थापना होती माइक्रोसॉफ्ट की, और उसके एक साल के बाद में 1976 ईस्वी में आप देखेंगे ये अलग हो जाता है मिट से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंटेल 8080 CPU जारी करने के बाद बिल गेट्स ने क्या महसूस किया? तो उन्होंने महसूस क्या किया भैया कि यही प्रथम कंप्यूटर चिप है जिसका मूल्य $200 से कम है। दूसरी बात, यह बेसिक या यही बेसिक में काम कर सकती है। तीसरी बात, कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वाहनीय चिप है ये। ये ऐसा उन्होंने जब इंटेल 8080 CPU जारी किया था उसके बाद में बिल गेट्स ने ये तीनों चीज़ें महसूस करी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दोषी व्यक्ति या संगठन अपराध अधिनियम। दोषी व्यक्ति अधिनियम या फिर संगठन अपराध अधिनियम 2002 की कार्रवाई के तहत क्या जुर्माना किया जाता है? बताएं। उसके तहत जब्ती के आदेश दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसके अनुसार राजनीति शास्त्र व अन्य विषय यह बताते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, परंतु नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो यह बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बताएं, ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी जी का। उन्होंने कहा था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है। ठीक है, चूंकि इसमें पारदर्शिता और कुशलता होती है, शुद्धता और निरपेक्षता होती है, सत्यता और कर्तव्य पारायणता के गुण भी मिलते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, बताएं। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है भैया, प्रश्न क्या है? प्रश्न मैं आपसे बताऊं, चूंकि 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, भारत में रिश्वत अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में रिश्वत अधिनियम जो पारित किया गया था 8 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दें। तो ऐसे बीच बीच में कुछ प्रश्नों को मैं बताते हुए चलूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो आप उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न है, शासन का नैतिक स्वरूप किसके सुशासन या संपादन पर बल देता है? ऑप्शन ए है व्यक्ति विशेष के, ऑप्शन बी है जन सामान्य के, ऑप्शन सी है विशिष्ट वर्ग के, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शासन का स्वरूप या शासन का जो नैतिक स्वरूप होता है किसके सुशासन या संपादन पर बल देता है? तो जन सामान्य के सुशासन या संपादन पर बल देता है।
जो शासन का नैतिक स्वरूप होता है वो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। आगे देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है, धार्मिक आंदोलन लोगों को क्या प्रदान करता है? समूह विशेष को अर्थ या उद्देश्य या पारस्परिक संबंध या उपयुक्त सभी। तो धार्मिक आंदोलन लोगों को क्या प्रदान करता है भैया? समूह विशेष का अर्थ प्रदान करता है, उद्देश्य भी प्रदान करता है, पारस्परिक संबंध भी प्रदान करता है धार्मिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी चीजें प्रदान करता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उचित विधियों के द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ किसके लिए शुभ या साध्य हो सकता है? व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, या फिर परिवार के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। इन सभी के लिए शुभ या साध्य हो सकता है उचित विधियों के द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार, व्यक्ति, समाज, सभी के लिए। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार हिंदू तथा बौद्ध धर्म के आदिकालीन पारलौकिकवाद को हटाने से अधिक उसे सहन किया है? बताएं। सैमुअल, ब्रायन विल्सन, जिमी क्वायर, या फिर लॉरेन? किसने कहा कि हिंदू तथा बौद्ध धर्म ने आदिकालीन पारलौकिकवाद को हटाने से अधिक उसे सहन किया या उसको आगे बढ़ाया? ऐसा बताया किसने? ब्रायन विल्सन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक जीवन के ताने बाने को तर्कसंगत व नियमित कौन बनाता है? बताएं, बढ़िया प्रश्न है। सामाजिक जीवन के ताने बाने को तर्कसंगत और नियमित बनाता है कौन? औद्योगिकरण और तकनीकी विस्तार, टेक्नोलॉजी एंड प्रौद्योगिकी, ये दोनों जो होते हैं, तकनीकी विस्तार और औद्योगिकरण, उद्योग, इंडस्ट्री और खास करके टेक्नोलॉजी, ये दोनों सामाजिक जीवन के ताने बाने को तर्कसंगत और नियमित बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, रतन टाटा कब टाटा इंडस्ट्रीज और अन्य समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए? तो ये बनाए गए थे भैया कब? 1981 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। आज भारतीय शेयर बाजार में कौन किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक आधार पूंजी रखता है? रिलायंस, टाटा ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट या बिरला ग्रुप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल टाटा ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक जो है बाजार पूंजी रखता है इस समय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अत्यधिक मूल्य किसी व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? तो अत्यधिक मूल्य जो होते हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, अनंतता प्रदान करते हैं, कुछ करने के लिए मोटिवेशन होता है जब आपके पास अतिरिक्त मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं। अच्छा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन जो संस्थान है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2023 की परीक्षा में प्रश्न आया था। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन संस्थान जो है वो है टाटा ग्रुप। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, किसका सपना था कि भारतीयों के लिए 1 लाख की लागत की कार बनाई जाए? ये किसका सपना था? 2023 का प्रश्न है। ये सपना था बिल गेट्स का, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है भैया? स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? ये प्रश्न पूछा गया कई बार। तो उन्होंने पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? यही प्रश्न, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं, इसीलिए मैंने इसको आपको बता दिया। आगे देखा जाए, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। चलिए, एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही आप पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए या के समय के डैश प्रतिशत समय को कौशल विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित करना आवश्यक बताया गया है? तो माध्यमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में यानी 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं कक्षा के लिए कक्षा के समय के 25% समय को कौशल विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित करना आवश्यक बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं भाई? अब्दुल कलाम आज़ाद जी को कहते हैं। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद। आप सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी। और
उनको बता दूं एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। पद्म भूषण भी मिला है, भारत रत्न भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला। पद्म भूषण इनको मिला था 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में, और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार होता है। तो बहुत ही विद्वान आदमी थे, मिसाइल की खोज उन्होंने करी। ठीक है, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व भी उनका रहा है, बहुत संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? द्वैताद्वैत, या द्वैत वेदांत, या विशिष्टाद्वैत, या व्यवहारिक वेदांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भाई, विवेकानंद के दर्शन को हम लोग व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया था अगली बार, मतलब पिछली बार, आपकी बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, या कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2023 में ये भी प्रश्न आया था। बताएं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं विवेकानंद, ये कथन किसका है? ये कथन है भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2024 की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार व्यापार सदाचार पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा वह माना जाएगा, वो माना जाएगा भैया फिर भ्रष्टाचार वाला अपराध माना जाएगा, अगर वो सदाचार पर आधारित नहीं होगा तो। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की त्याग भावना किस पर केंद्रित है? तो गांधी जी की जो त्याग भावना है वो मानवता पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को सबसे पहले या सर्वप्रथम पद्म विभूषण से कब नवाजा गया? तो पद्म विभूषण इनको जो मिला था, पद्म विभूषण मिला था 1990 में, लेकिन यहाँ पर जो है 1990 ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी यहाँ पर बी भूषण ये गलत लिखा गया। ठीक है, पद्म भूषण इनको कब मिला सबसे पहली बार? तो पद्म भूषण जो इनको मिला था 1981 में मिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अगर पद्म विभूषण की बात करें, ऑप्शन में 1990 हो तो करेक्ट आंसर हमेशा 1990 ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1997 में इनको मिला था कौन सा अवार्ड? भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति कैसे भारत में रहना चाहता है? सुख समृद्धि से, शांतिपूर्ण या सुरक्षित? तो भाई सभी लोग सुख समृद्धि, शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहना चाहता है भारत में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में कल आने वाले हैं। चले आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मतलब जब परीक्षा आपकी होगी तभी आने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों की परीक्षा 2 दिन बाद हुई, किसी की 15 दिन बाद है, किसी की 10 दिन बाद है, किसी की कल ही परीक्षा है। तो ऐसे में जब भी आपकी परीक्षा होगी तभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रश्न अगला आ चुका है, वर्तमान में प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न क्या पूछा गया भाई? प्रश्न है, वर्तमान में सोशल मीडिया के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है क्या? उदारीकरण, व्यवसाय, संस्थान, या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में सोशल मीडिया के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है, तो व्यवसाय जो है ये एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण में किसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है? तो आर्थिक उदारीकरण में खास करके चिकित्सा को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो हुई है 24 जुलाई से मानी जाती है 1991 में। 24 जुलाई 1991, यानी ऑप्शन बी में 91 दिया, 1900 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, डैश में कुशलता ही योग होता है? धर्म, कर्म, व्यवसाय, या शिक्षा? तो कर्म में कुशलता ही योग कहलाता है, कर्म में कुशलता ही योग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रणीत ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल गीता में है? राजीव गांधी प्रणीत, या महात्मा गांधी, या सरोजिनी नायडू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो महात्मा गांधी प्रणीत ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, तो मतलब कि उसका मूल कहाँ से लिया गया? गीता। चूंकि महात्मा गांधी जो थे वो जब तक दातून किया करते थे, दंत धावन, तब तक एक अध्याय गीता का पढ़ लिया करते थे। बड़े विद्वान आदमी थे महात्मा गांधी, गीता का ज्ञान रखने वाले थे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक प्रश्न आपसे और पूछा गया था कि दूषित भोजन के परिणाम स्वरूप कौन सी बीमारियां होती हैं? तो ऑप्शन ए था पेट की, ऑप्शन बी था पाचन संबंधी, और ऑप्शन सी था विषाक्तता संबंधी। तो भाई दूषित भोजन के परिणाम स्वरूप ये सारी बीमारियां होती हैं, तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन करेक्ट था डी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, किस राष्ट्र ने आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया?
सबसे मतलब कि किसने किसने अपनाया, तो चाइना, दक्षिण अफ्रीका और भारत जो है, ये तीन ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। ये ध्यान रखेंगे, इस बात को परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, व्यवसाय और विपणन की सभी क्रियाएं किसे ध्यान में रख करके की जाती हैं, ग्राहक, संसाधन या समय या उपयुक्त सभी को, बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो व्यवसाय और विपणन की सभी क्रियाएं जो होती हैं वो ग्राहक को ध्यान में रख करके की जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग समस्याएं जटिल हैं तथा निरंतर वो बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, उलझती रहती हैं। तो मार्केटिंग समस्याएं जटिल हैं और निरंतर बढ़ती रहती हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी का विपणन संबंधन संगठन बहुत बृहत होता है, इंश्योरेंस कंपनियों का, लघु वित्तीय कंपनियों का या दवा कंपनियों का। तो भाई इन सभी कंपनियों का जो विपणन होता है, विपणन संगठन बहुत बड़ा होता है, बृहत होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी कंपनियों का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे परीक्षा में, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, प्रश्न है बताएं कि किस श्लोक में सफलता, असफलता, लाभ, भय से मुक्त होकर के समभाव से कर्म करने की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है गीता में। तो कौन सा श्लोक है भैया, वो श्लोक नंबर 48 है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, प्रबंधन का लक्ष्य क्या है, मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है, प्रबंधन का लक्ष्य होता है सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना। जो परिणाम मतलब कि जो हम लोग निश्चित कर चुके हैं, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको परिणाम मिल जाए, वही होता है प्रबंधन का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वार्थपरक ऐन्द्रिक सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है, चरित्र का, बुद्धि का, भक्ति का या साधना का। तो स्वार्थपरक ऐन्द्रिक सुखों से गीता में कहा गया कि अगर आप स्वार्थपरक कोई इंद्रिय सुख कर रहे हैं कि भाई अपने सुख के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है, बिल्कुल बुद्धि का हरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो किसके लिए हितकारी प्रबंधन होगा, उद्योगपतियों के लिए, श्रमिकों के लिए, उपभोक्ता के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो ये खास करके उद्योगपतियों के लिए बड़ा प्रबंधन होगा, अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन निजीकरण की सीमा हो सकती है, बताएं। निजीकरण की सीमा कौन हो सकती है। निजीकरण की सीमा जो है देखें, यह आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भागीदारी को सीमित करता है तथा निजी क्षेत्र की सुरक्षा करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, निजीकरण मतलब जो प्राइवेटेशन होता है वो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या लेना महत्वपूर्ण है। तो किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है तो आप किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी बहुत जरूरी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे कुशल प्रबंधन में कौन सा गुण आवश्यक होता है। सबसे कुशल प्रबंधनकर्ता में किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने का क्षमता उसके अंदर अगर नहीं होगी तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान रखें, आप निर्णय हमेशा लेने में आगे रहें, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं, निर्णय अगर आप अच्छा लेते हैं, अगर आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है तो आप बहुत बड़े नेतृत्वकर्ता बनेंगे, बहुत बड़े नेता बनेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्णय निर्माण के अंतर्गत आता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी बातें जो होती है निर्णय निर्माण के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगर आप परिणाम की चिंता करेंगे कि अभी मैं ये कर रहा हूँ वो हो जाएगा, अभी ये ना हो वो ना हो, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। अगर मैं सोचूं मैं वीडियो बना रहा हूँ इतना मेहनत करके, वीडियो पे व्यू लाइक नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, मैंने तो मेहनत कर लिया, मेरा मेहनत बर्बाद हो गया, तो फिर मैं वीडियो कभी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि किसी वीडियो पे व्यू आएगा, किसी पे नहीं आएगा। ठीक है, बस मेरे को बनाना है, मेरे को वीडियो देना है, आपको किसी तरीके से आपको पास करवाना है मेहनत करके, चाहे दिन रात मैं मेहनत करके वीडियो दूं, आप देखें या ना देखें लेकिन वीडियो आपकी पड़ती रहती है। तो ये क्या होता है, यही होती कंटिन्यूटी। इसी से आप अब जैसे कि अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देख रहे थे, अब लगातार इतने कमेंट आप कर रहे हैं कि सर जी ये वीडियो दे दीजिए, वो वीडियो दे दीजिए, तो मुझे बीच में ऐसा लगा
चूंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि भाई कोई इंटरेस्टेड नहीं पढ़ने में, लेकिन अब इंटरेस्ट आपका आ रहा है चूंकि अब पेपर सामने आ गया है। आप लोग बड़े वो हो गए हैं, मतलब पढ़ने के मामलों में बहुत कम पढ़ते हो भाई। पढ़ाई थोड़ा बढ़ाइए ताकि ताकि क्या हो कि आप जो है तीव्र गति से आगे बढ़े, अच्छे अंक प्राप्त करें। प्रश्न अगला आ चुका है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, किसके रूप में जाना जाता है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं, ठीक है। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र है, बताइएगा। ओजोन छिद्र है, ओजोन छिद्र जो है वो समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास जो है जो हो रहा है वही ओजोन छिद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओजोन परत में डैश उपस्थित होता है, मतलब कहाँ पर उपस्थित है, वायुमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या क्षोभ मंडल में? तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में है भैया? ओजोन परत जो आपका स्थित है वो किस मंडल में है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में है। किस किस मंडल में भैया? सॉरी, ओजोन परत जो कहाँ पर है? क्षोभ मंडल में, बिल्कुल। अच्छा बताइए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो मध्य सीमा होती है उसको क्या कहते हैं? एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपाज बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले आगे देखिए, प्रश्न आपका क्या था भाई? प्रश्न था, ओजोन परत जो है वो उपस्थित है वायुमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या क्षोभ मंडल में? मैंने एक प्रश्न इससे पहले आपसे और पूछा होगा कि भाई ये बताओ कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो सीमा है उस सीमा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्रोपोपाज। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में, कि ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित है? तो ये जो है समताप मंडल में ही स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्य का एक समूह डैश के रूप में जाना जाता है, बताएं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्य का एक समूह जो होता है वो स्वच्छता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। डैश मानव आवास के परिवर्तनशील चरित्र को उसकी सेवाओं तथा अवसरों के साथ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? सांस्कृतिक तत्व, जैविक तत्व, भौतिक तत्व या सामाजिक तत्व? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? भौतिक तत्व मानव आवास के परिवर्तनशील चरित्र को उसकी सेवाओं तथा अवसरों के साथ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। भौतिक तत्व ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मृदा स्थित कौन से जंतु बहुत सी पादप पत्तियों के विघटन का कार्य करते हैं, बताएं। तो लघु तंतु जो होते हैं वो करते हैं, मृदा स्थित लघु तंतु, लघु जंतु जो छोटे छोटे जंतु होते हैं बहुत सी पादप पत्तियों के विघटन का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घास के मैदान या मैदानों व कृषि स्थलों में कौन सी आहार श्रृंखला पाई जाती है? तो घास के मैदानों और कृषि स्थलों में जो पाई जाती है आहार श्रृंखला वो होती है कौन सी भैया? घास के मैदानों और कृषि स्थलों में कौन सी आहार श्रृंखला पाई जाती है? तो पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, साख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जंगलों में लगभग डैश ऊर्जा प्रवाह पादप ध्वंस अवशेष आहार श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90%, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किसके अनुसार पारितंत्र में पोषण, संरचना एवं खनिज की गतिशीलता होती? तांसले, लिंडमैन या फ्योरली या फिर फोसबर्ग? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडमैन। लिंडमैन महोदय के अनुसार पारितंत्र में पोषण, संरचना और खनिज की गतिशीलता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैविक पर्यावरण के आंतरिक भागों में जीवों की पारस्परिक संबंध का आधार है? स्थान, भोजन, वातावरण या फिर ये सभी? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, भोजन। जैविक पर्यावरण के आंतरिक भाग में जीवों के पारस्परिक संबंध का आधार भोजन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, सर्जक एवं उपभोक्ता की उक्त व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या नाम दिया गया है? तो उसको बोला जाता है आहार श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्लैंकटन जीव, या प्राथमिक उत्पादक, या द्वितीयक उत्पादक, या शाकाहारी जीव? तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रथम स्तर का उपभोक्ता कहा जाता है? प्रथम स्तर का उपभोक्ता शाकाहारी जीवों को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाहारी जीवों को द्वितीयक स्तर का उपभोक्ता कहा जाता है, और मांसाहारी जो लोग होते हैं उनका, मांसाहारी जीव जो होते हैं उनको तृतीयक स्तर का उपभोक्ता कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, प्रकृति में मुख्य रूप से कितनी आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो प्रकृति में मुख्य रूप से 3 आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पर्यावरण में तीसरे प्रकार के जीव भी हैं जो हैं? तो तीसरे प्रकार के जीव कौन से होते हैं भाई? जीवाणु और कवक जो होते हैं ये तीसरे प्रकार के जीव में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओडम ने बाहरी श्रृंखला के कितने रूप बताए हैं? तो ओडम महोदय ने 2 स्वरूप बताए हैं बाहरी श्रृंखला के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, एक तालाब अथवा झील है। तो तालाब या झील क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। एक तालाब अथवा झील क्या है? एक तालाब अथवा झील एक बायोम है, या आप प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, या केवल पौधों और पशुओं का समुदाय है? तो तालाब और झील जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है इनमें से? देखिए, जीवों का एक समुदाय जिस वातावरण में रहता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीवों का एक समुदाय जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव निवास करते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति एवं जीव। तो इसका सबसे जबरदस्त जो तरीका है वो जीवों का एक ऐसा समुदाय जिस वातावरण में रहता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या में पिरामिड का आकार कैसा होता है? रैखिक, अनियमित, व्युत्क्रम, या सीधा? तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या में पिरामिड का जो आकार होता है वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला, अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादकता के घटते क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्पादकता के घटते क्रम में सबसे मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम जो है आपका, सबसे पहले मैंग्रोव, उसके बाद में फिर आपका घास का मैदान आएगा, फिर झीलें, फिर महासागर। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक कथन को चिन्हित करें जो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। तो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? नदियां आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को पर्यावरण के साथ साथ सभी पौधों एवं पशुओं की प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक प्रणाली के सभी जैविक और अजैविक घटकों के लिए शब्द क्या है? बताएं। एक प्रणाली के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के लिए शब्द जो दिया जाता है उसको देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संभावित रूप से किन पदार्थों का उचित तरीके से निपटान होना चाहिए? बताएंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा सभी लोग। संभावित रूप से किन पदार्थों का उचित तरीके से निपटान होना चाहिए? तो किसका होना चाहिए भैया? सेल, कीटनाशक, कंटेनर और बैटरी, सभी का इन सभी पदार्थों का उचित तरीके से निपटान होना चाहिए क्योंकि ये सब प्रदूषक हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब भी संभव हो व्यक्तियों को वस्तुओं, सब्जियों, भोजन या वस्त्रों का पुनः उपयोग करना चाहिए, इन चारों में से क्या होगा? वस्त्र या सब्जियां या भोजन या वस्त्र? तो जब भी संभव हो व्यक्तियों को वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन इनमें से है आपका सौर पैनल, सौर कुकर और सौर हीटर, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस निकलती है? रेफ्रिजरेटर जो होता है उससे सीएफसी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वातावरण को खास करके जो आपका ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो गैस है वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ठीक है, वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात ध्यान रखेंगे। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसको CO2 कहते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है पुनर्नवीकरणीय सामग्री से बने उत्पादों को वरीयता क्यों दी जानी चाहिए? इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि संसाधनों को बचाया जा सकता है इससे। ठीक है, जो दोबारा उपयोग करने वाले संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करें ताकि जो अन्य संसाधन है वो बचे रह सके भावी पीढ़ी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न, प्लास्टिक की थैलियों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करना चाहिए? चमड़े के बैग का, कॉटन के बैग का, कागज़ के बैग का, जूट के बैग का? बताएं। तो प्लास्टिक की थैलियों के अतिरिक्त आपको प्रयोग करना चाहिए जूट के बैग का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार किस अभियान में भाग लेना चाहिए? तो वृक्षारोपण में आपको हमेशा मतलब कि जीवन में कभी ना कभी भाग जरूर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत की क्षति के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का होता है O3। ठीक है, O2 जो है ये है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, CO2 है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है, और कार्बन जो मतलब कार्बन मोनो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न है प्रदूषण फैलाने वाले मानवीय स्रोत कौन से हैं? औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत, कृषि स्रोत, ये सब स्रोत जो है प्रदूषण को फैलाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चले, प्रश्न है कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का उद्देश्य क्या है? बताएं। कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का उद्देश्य क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। तो ऑडिट का उद्देश्य होता है कंपनी के परिप्रेक्ष्य में कंपनी के पर्यावरणीय नियमों और आवश्यकताओं का पालन किया है या नहीं, ये भी है। और कंपनी ने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि नहीं, ये दोनों उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा लगा देंगे, आ और बा दोनों उद्देश्य होते हैं कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है प्रश्न। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कंपनियां एक डैश के रूप में मान्यता या औपचारिक मान्यता का प्रयोग करती हैं, बताएं किसके रूप में? तो कंपनियां जो होती हैं, कंपनियां एक उपकरण के रूप में मान्यता या औपचारिक मान्यता का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो बना था वो कब बना था भैया? वो बना था 1972 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जैविक विविधता अधिनियम कब बना? जैविक विविधता अधिनियम कब बना? तो जैविक विविधता अधिनियम जो बना था 2002 में बना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र और विश्व किसको मापने तथा उसके प्रबंधन के एक नए ढांचे के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है, बताएं। संयुक्त राष्ट्र जो है और विश्व किसको मापने और उसके प्रबंधन के लिए एक नए ढांचे के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है? तो वो है प्राकृतिक पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में किस तरह के प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है? तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में खास करके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी तरह के प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है, और उसके हिसाब से फिर बाद में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी प्रभावों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, USA अपना पहला राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लाया था? बताएं। USA अपना पहला राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम कब लाया था USA ने? तो इसने लाया था 1969 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल की सफलताओं ने कौन सी धारणाओं को जन्म दिया है? तो हाल की सफलताओं ने दिया है भैया एकीकृत प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है इनमें से? बताइएगा सभी लोग, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है? पर्यावरण का अध्ययन का क्षेत्र क्या है? पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता,
या फिर लोगों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझेदारी, या पर्यावरण संबंधी योजनाओं का मूल्यांकन, या फिर ये सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अध्ययन का क्षेत्र है पर्यावरण के। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, EIA का जन्म किस दशक में हुआ था? EIA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या आकलन। इसका जन्म जो हुआ है ये 1970 के दशक में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रट लीजिएगा इसको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पर्यावरण मतलब प्राकृतिक चरण बुनियादी डैश के मानदंडों पर केंद्रित मतलब ध्यान केंद्रित करता है? संतुलन, वाहन क्षमता, या संसाधन, या फिर इन सभी पर। तो प्राकृतिक चरण बुनियादी वहन क्षमता के मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IUCN। अब IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये यानी कि मतलब प्रश्न क्या है, मतलब IUCN में कितने सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं? तो IUCN में 1000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, IUCN में कितने स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 से अधिक देशों में रहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 11,000। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्य कार्य क्या है? IUCN का मुख्य कार्य क्या है भाई? IUCN या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी, इसका मुख्य कार्य होता है जैव विविधता का संरक्षण करना, पौधों और पशुओं की प्रजाति को बचाना, और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना। ये सभी कार्य IUCN के ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे उपयुक्त सभी काम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, WWF का गठित होना किसकी कोशिश थी? WWF की का गठित होना ये कोशिश थी किसकी भाई? जूलियन हक्सले की और मैक्स निकोलस मतलब निकोलसन की, दोनों की कोशिश थी कि WWF का गठन किया जाए। WWF का गठन जो किया गया था, इसका गठन हुआ था 1961 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और आपको बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है WWF। 1961 ईस्वी में स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना और पर्यावरण का प्रतिकार करना, ये इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क कौन सा है? IUCN जो है विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, ये बात ध्यान रखेंगे। WWF का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? स्विट्जरलैंड में है, ये बात ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? आगे देखिएगा। अच्छा, WW का गठित होना किसकी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, दोनों की। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में या फारे बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट। वन अधिकार अधिनियम 29 दिसंबर को लागू किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2006 इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, यदि समस्त विश्व में खपत और उत्पादन प्रक्रिया वर्तमान स्तर पर जारी रहे तो कौन सा आर्थिक मॉडल एक बोझ बन जाएगा? तो आर्थिक मॉडल है टेक मेक डिस्पोज मॉडल, जो है वो एक बोझ सा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परिभाषित रूप में डैश जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले समस्त जैविक और अजैविक परिस्थितियों का योग क्या होता है? वही होता है आपका पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले समस्त जैविक और अजैविक परिस्थितियों का योग होता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के द्वारा जीवों की कौन सी विशेषताएं नियंत्रित होती हैं? तो पर्यावरण के द्वारा जीवों की जो है ऊंचाई, रूप, रंग और स्वास्थ्य और रोग, ये सब तमाम प्रकार की विशेषताएं नियंत्रित होती, कंट्रोल होती हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संबंधी मतलब कि डैश संबंधी मुद्दों हेतु मीनमता मतलब कि कंजर्वेशन के सदस्यों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? बताएं, सागरीय जल या पारा या तांबा या हीरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा संबंधी मुद्दों हेतु मीनमता कन्वेंशन के सदस्यों ने एक रिपोर्ट दी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है यूनेप की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेप की स्थापना कब हुई थी भैया? यूनेप की स्थापना हुई थी 5 जून को 1972 में। 5 जून 1972 को यूनेप की स्थापना होती है। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनेप की अगर बात करें तो इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है, जिसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, जो गोल है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय मतलब स्थित है, मतलब वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी यूनेप की, ठीक है। मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रकृति तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव का समन्वय एवं सामंजस्य क्या तय करता है? जीवन का उद्भव, विकास या विलुप्तता या फिर ये सभी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तय करता है। प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव का समन्वय और सामंजस्य जीवन का उद्भव, विकास और विलुप्तता ये सब तय करता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विविध जीवों का एक दूसरे या अनेक जीवों के साथ डैश होना एक अनिवार्यता, संतुलन, संबंध या सहवासिता, बताएं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विविध जीवों का दूसरे अनेक जीवों के साथ सहवासिता होना एक अनिवार्यता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूनेप का कार्यालय कहाँ पर है? यूनेप का कार्यालय कहाँ पर है भैया? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि स्वच्छ भारत मिशन किसके अंतर्गत चलाई जा रही एक बृहद सरकारी पहल है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है भैया? वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा चलाई जा रही एक बृहद सरकारी पहल है। ऑप्शन नंबर इसका मतलब ये सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वायु की जो गुणवत्ता है उसको ध्यान में रख करके चीज़ें की जा रही हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। कुछ और भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जिनको आपको जानना चाहिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से जान लीजिएगा, ठीक है। तमाम प्रकार के संगठनों की स्थापना वगैरह को लेकर के जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसको लेकर के आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, पर्यावरण को ध्यान में रख करके कई सारे जो है वो बनाए गए। जैसे आपसे पूछे कभी कीटनाशक अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप बताओगे कीटनाशक अधिनियम कब लागू हुआ? 1968 में कीटनाशक अधिनियम लागू हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। इसके अलावा आपसे पूछे राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषदों की स्थापना जो हुई कब हुई, तो आप बताएंगे 1976 में हुई। आपसे पूछेगा पर्यावरण नियोजन एवं सहयोग समिति, राष्ट्रीय समिति यानी नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन यानी जिसको आप बोलते हैं NCEPC की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1972 में हुई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। 1974 में आपका जल प्रदूषण निरोधन एवं नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। इसके अलावा जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978 में ही लागू हुआ, वाटर पॉल्यूशन केस एक्ट, ठीक है। वायु प्रदूषण निरोधन एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। केंद्र व राज्य सरकारों में वन एवं पर्यावरण मंत्रालयों की स्थापना होती है इसी में। और इसके अलावा 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना होती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। आपसे ये भी पूछेगा कि ये बताएं कि नदी मंडल अधिनियम कब बना, तो 1956 में नदी मंडल अधिनियम बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1970 में, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण निरोधन और नियंत्रण अधिनियम जो लागू हुआ है, एक 1974 में भी लागू हुआ था और एक 1970 में भी आया, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन करके। तो ध्यान रखेंगे सभी चीज़ों को, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। नदी मंडल अधिनियम 1956 में भी लागू हुआ। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। कीटनाशक अधिनियम 1989 में आया, 79 में आया, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आई। भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ। बम्बई स्मोक न्यूसेंस अधिनियम 1912 में आया, ठीक है। गुजरात स्मोक न्यूसेंस अधिनियम 1963 में आया। राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम 1988 में लागू हुई। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी और भी चीज़ों को अगला जो मॉडल पेपर आएगा उसमें हम और चीज़ों को आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर है, एक मॉडल पेपर इससे पहले मैंने और दिया था, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा, और एक ये मॉडल पेपर, तो 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं अभी 2024 के। बाकी लगभग 15 से 20 मॉडल पेपर आपके 2023 वाले जो वीडियो है वो पड़ी होंगी। तो 2023 वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के, उनको आप जरूर देख डालिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और अगर आप कहेंगे तो मैं प्ले लिस्ट एक नई बना दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगी, सबसे ऊपर मिल जाएगी। अभी मैं नई प्ले लिस्ट 2024 की बना दूंगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी मैं उनको रख दूंगा 2023 वाली, तो उनको भी आप देख लीजिएगा।
लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के